Hello, my dear students. Very good morning, good day, and whatever the time it is, you are watching the video. But while I am making the video, it's morning now. जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि मैं संडे को एक और वीडियो आपके सामने लेकर आऊँगा। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच जो थे उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया किस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। बहुत इजी एग्जाम्पल था जिससे आसानी से आप लोग उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को नाउन का इंट्रोडक्शन दिया, नाउन क्यों बना, क्या है, कैसे है, जितनी भी चीज़ें मेरे आसपास हैं वो सभी नाउन है, वो कैसे हैं वो भी मैंने आपको समझाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी ये नेम्स जो हैं वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो अब तक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं नाउन का कॉन्सेप्ट प्लस नाउन। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर मेरे इसी चैनल पर वो वीडियो ज़रूर देखें और इसके बाद इस वीडियो को देखें, जिससे आप लोग अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनहांस कर पाएँ और आप लोगों को अपनी क्लासेस, अपने एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल पाए। तो चलिए अभी उसी नाउन के ही कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ बातें करने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नाउन से रिलेटेड जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। नहीं, वो नाउन जेंडर या नंबर ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत इजी चीज़ है। हम पढ़ने जा रहे हैं द नाउन केस। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिना कोई समय वेस्ट किए आइए मेरे साथ। द नाउन केस। नाउन केस क्या है? ये केस कोई अदालत वाला केस तो नहीं है? अरे नहीं, ये वैसा कोई भी केस नहीं है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शंस की। किसकी बात कर रहे हैं? फंक्शंस की। चलिए ग्रामर को साइड में हटाते हैं और अपने तरीके से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, फिर ग्रामर पर आएंगे। देखिए, मैंने पिछली बार आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक फैमिली है। अब फैमिली के अंदर कौन होते हैं? मेंबर्स, राइट। इन मेंबर्स का अपना अपना क्या होता है? रोल होता है कि नहीं होता? अब ये फैमिली मेंबर्स हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन थे? नाउन थे कि नहीं थे? हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से फैमिली मेंबर नाउन थे। तो अब इन फैमिली मेंबर यानी इन नाउन्स का भी तो अपना अपना क्या होता है? रोल। यही रोल जो है वो अब हम सीखने जा रहे हैं नाउन के कॉन्टेक्स्ट में कि नाउन जो है वो किस तरह से क्या क्या रोल निभाता है। अब तक हम लोगों ने ये अच्छी तरह समझ लिया है कि नाउन क्या होता है, लेकिन अब बात करेंगे हम नाउन के काम की। हर एक इंसान के जीवन में वो अलग अलग भूमिकाएं निभाता है। जैसे एक इंसान, एक पर्सन, एक लड़का जो है वो किसी का बेटा है, ठीक है, किसी का दामाद है, किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, भतीजा हो सकता है, पिता हो सकता है, ठीक है, किसी का दादा भी हो सकता है। तो उसके रोल्स अलग अलग होते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस रोल्स बदलते जाते हैं। जो मैंने अभी कहा, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस रोल्स बदलते जाते हैं, इसी तरह से एक नाउन के भी विथ रेस्पेक्ट टू प्लेस रोल्स बदलते जाते हैं और उसी को नाउन केस कहते हैं। बात समझ में आई ना दोस्तों? बहुत ही आसान चीज है। आपको ग्रामर के तरीके से मैंने अभी समझाया नहीं है। अभी इस समय मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं, नॉर्मल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नाउन केस है क्या। जैसे कि एक फैमिली में एक ही व्यक्ति के अलग अलग रोल्स होते हैं। आपके फादर जो हैं उनके भी रोल्स अलग अलग पर्सन के साथ साथ अलग अलग होते हैं। आपके फादर आपके लिए पिता हैं, मदर के लिए हस्बैंड हैं और आपके दादाजी के लिए वो बेटे हैं। हो सकता है किसी के लिए भाई हैं, किसी के लिए वो दादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी मदर के रोल्स बदलते रहते हैं, आपके रोल्स बदलते रहते हैं। आप अपने फादर के लिए क्या हैं? सन हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने चाचा के लिए क्या हो गए? उनके भतीजे हो गए, राइट। आप अपनी बहन के लिए क्या हो गए? उनके भाई हो गए। आप अपने भाई के भी भाई हो गए। आप अपने क्या कहते हैं ग्रैंडफादर के लिए क्या हो गए? ग्रैंड सन हो गए। तो इसी तरह से ये रोल्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। सेम टिटो कॉन्सेप्ट जो है वो नाउन का भी होता है। नाउन के जो रोल्स होते हैं वो भी रिस्पेक्ट यानी प्लेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। एक सेंटेंस के अंदर नाउन का यूज कहां पर किया है ये चीज डिटरमाइन करती है कि नाउन का केस क्या है। नाउन का केस यानी नाउन का
फंक्शन, राइट, उसका रोल। तो चलिए, अभी तक हमने अपनी लैंग्वेज में समझा कि नाउन का केस क्या होता है। ज्यादा कुछ मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ समझाया है आप लोगों को। बात समझ में आ चुकी होगी, नहीं आई हो तो रिपीट करके देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब नाउन केस को ग्रामर के नजरिए से समझते हैं, और उसके साथ साथ हमारा और आपका नजरिया तो है ही, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। Noun case is the function of a noun in a sentence. नाउन केस क्या है? फंक्शन है किसी भी नाउन का एक सेंटेंस के अंदर। अब फंक्शन कितने हो सकते हैं? जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के रोल्स भी अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ डेफिनेट, कुछ निश्चित फंक्शन होते हैं नाउन के। वो देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम टाइप्स को समझ लेते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव केस, राइट। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है पॉजेसिव केस। चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। पांचवा होता है केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। और छठा और आखिरी होता है वोकेटिव केस। कौन सा केस होता है? वोकेटिव केस। तो आपके और मेरे जो अलग अलग रोल्स होते हैं सोसाइटी में, फैमिली में, वर्क प्लेस पर, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह अलग अलग जो रोल्स होते हैं, हम किसी के दोस्त भी हैं और अलग अलग लोगों के लिए हम अलग अलग हैं, पर हमारी आइडेंटिटी एक ही है। वो हमारी प्रॉपर आइडेंटिटी यानी हमारा नाम, वो हमारी नाउन हो गई। पर यहाँ हमारे फंक्शंस जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इन्हीं फंक्शंस को नाउन के कॉन्टेक्स्ट में डिवाइड किया जाता है 6 हिस्सों में। वो 6 हिस्से कौन कौन से हैं? पहला है नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पॉसेसिव केस, चौथा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, पांचवा है केस इन अपोजिशन और छठा है वोकेटिव केस। तो आइए अब पढ़ते हैं इनकी डेप्थ को, ठीक है, इनको एनालाइज करते हैं। देखें तो सही आखिरकार इनमें ऐसा क्या है जो अब तक हमको पता नहीं था और जिसको सीखने में भी डर लगता था, या फिर एक बार सीख लेते थे तो परमानेंटली याद नहीं रहता था। लेकिन आज के बाद ये सवाल आपके मन में नहीं रहेगा, आप परमानेंटली नाउन केसेस को सीख जाएंगे और कोई आपसे पूछेगा तो आप बहुत इजी तरीके से उसको डिफाइन कर पाएंगे। ओके, ओनली ऑन योर ओन इंग्लिश चैनल द इंग्लिश जंक्शन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला केस जो है वो है नॉमिनेटिव केस, राइट। अब ये नॉमिनेटिव केस क्या है? नॉमिनेटिव केस को समझते हैं। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी को किसी काम के लिए आप असाइन कर देते हैं, नियुक्त कर देते हैं, वो नॉमिनेशन होता है, राइट। जैसे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, उनमें कई सारी लोगों को दिखाया जाता है कि ये मूवी या ये एक्टर जो है नॉमिनेट हो गया है, लेकिन अवार्ड किसी और एक को मिलता है। तो यहां है नॉमिनेशन नाउन का। नॉमिनेशन ऑफ अ नाउन क्या होता है? नॉमिनेशन ऑफ अ नाउन का मतलब है व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज द सब्जेक्ट to a verb in a sentence, it is called nominative
केस ऑफ अ नाउन। ठीक है, बहुत आसान है। जब कोई भी नाउन जो है किसी भी वर्ब के लिए या सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह एक्ट करे, सब्जेक्ट की तरह आई है, तो वो नाउन जो है वो नॉमिनेटिव केस में कहलाएगी। यानी उस नाउन का फंक्शन जो है जब सब्जेक्ट की तरह है तो वो उस नाउन का नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, जैसे जिम इज प्लेइंग अ गिटार। जिम इज प्लेइंग अ गिटार। यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? जिम है। ये यहां पर सब्जेक्ट है। ठीक है, जब ये सब्जेक्ट है तो ये एक अपने आप में क्या है? एक नाउन भी तो है, नाउन है ना। तो इसीलिए ये कौन से केस में कहला रहा है? नॉमिनेटिव केस में। ठीक है, ये नॉमिनेटिव केस हो गया इस नाउन का, क्योंकि ये नाउन जो है वो किस जगह पर आई है? वो आई है सब्जेक्ट की प्लेस पर। और डेफिनेशन भी हमको यही कह रही है कि जब भी कोई नाउन सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाए तो वो नाउन नॉमिनेटिव केस में आती है, यानी वो उस नाउन का नॉमिनेटिव केस होता है। क्लियर है आप लोगों को? और एग्जांपल देखिए, रमन वॉज ड्राइविंग अ कार। रमन वॉज ड्राइविंग अ कार। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? रमन है। तो रमन एक नाउन भी तो है, नाम है तो नाउन है। ठीक है, तो इस वजह से रमन कौन से केस में आ गया? नॉमिनेटिव केस में आ गया। और एग्जांपल लेते हैं, रजत विल अराइव टुमारो। ठीक है, फिर देख लो सब्जेक्ट क्या है इसका। नाउन देखो सेंटेंस में कहां है? नाउन ये रही। ठीक है, नाउन कौन सी जगह पर आई है? सब्जेक्ट की जगह पर आई है। जब सब्जेक्ट की जगह पर नाउन आती है तो नाउन का कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस होता है। तो ये था नाउन का नॉमिनेटिव केस। इसको भूल कर भी हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि जब भी कोई नाउन एक सब्जेक्ट की जगह पर आ जाती है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है नाउन का। क्लियर है बात? हम फंक्शन ऑफ अ नाउन समझ रहे हैं, अलग अलग जगह उसके अलग अलग फंक्शन। तो आइए चलते हैं दूसरे टाइप के ऊपर, दूसरे केस के ऊपर। इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, अपनी नोटबुक्स में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैकवर्ड जाकर। ठीक, चलिए दूसरा केस है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट आ रहा है नाम के अंदर। आप देखें तो नाम के अंदर क्या वर्ड आ रहा है? ऑब्जेक्ट वर्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट टू a verb, it is called the objective case of the noun। ठीक है, जब भी कोई नाउन किसकी तरह एक्ट करती है? अब व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। जब भी कोई नाउन किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आती है एक सेंटेंस के अंदर, तो वो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में कहलाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ही इज कॉलिंग रमन। ही इज कॉलिंग रमन। यहां नाउन कहां है? नाउन हमको यहां दिख रही है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं, फादर विल लीव फॉर मुंबई। ठीक है, फादर विल लीव फॉर मुंबई। और देखते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है,
दे आर प्लेइंग फुटबॉल। यहां पर ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्ट है रमन, मुंबई, फुटबॉल। इन तीनों के तीनों सेंटेंस के अंदर हमको क्या दिखती है? नाउन दिखती है ऑब्जेक्ट की प्लेस पर दिख रही है। और ये नाउन जब ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आई है तो फंक्शन कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू अ वर्ब। एक वर्ब के लिए ये बनी हुई है इस समय ऑब्जेक्ट। इसका रोल बदल गया है। इससे पहले जब हम सब्जेक्टिव केस पढ़ रहे थे उसके अंदर रमन जो था मैंने सब्जेक्ट बनाया था तो वो उसका नॉमिनेटिव केस था। यहां पर रमन ऑब्जेक्ट है तो रमन का ये कौन सा केस हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी याद रखें, जब भी कोई नाउन ऑब्जेक्ट की तरह आ रही हो तो वो उस नाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो चलिए अब इसी ऑब्जेक्टिव केस को थोड़ा और डिटेल में ले जाते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी चीज है। ट्रिक से और बहुत ही इजी की से मैं आपको इसको समझाऊंगा। जैसे अभी तक हमने दो पार्ट पढ़े, थ्योरी को एक साइड कर देते हैं। हमें ये पता पड़ गया कि जब नाउन सब्जेक्ट है तो नॉमिनेटिव केस है, जब नाउन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो अब ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से देखते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे वर्ब से व्हाट का, ठीक है, व्हाट का आंसर आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। और हुम का आंसर आपको मिलता है किससे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ये और क्लियर होगा जब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा। ही गेव मी अ पेन। क्लियर? अब देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये इसका सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, छोड़िए, ये इसकी वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक इसका ऑब्जेक्ट है, फिर एक ऑब्जेक्ट ये वाला भी है। क्लियर है बात? मैं कहता हूं ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। क्लियर? वर्ब के बाद में आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट होंगे। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मैंने यहां प्रोनाउन यूज किया, मैं इसकी जगह एक नाउन यूज कर लेता हूं क्योंकि अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं। ही गेव राम, ठीक है, ही गेव राम अ पेन। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। कौन सा डायरेक्ट कौन सा इनडायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है, देखते हैं कि ऑब्जेक्ट में व्हाट का आंसर किससे आ रहा है। राम व्हाट नहीं हो सकता क्योंकि राम एक पर्सन है, ठीक है। व्हाट हो सकती है कोई चीज, कोई आइडिया, कोई इंक्वायरी, राइट। तो यहां पर पेन जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो एक चीज है। तो व्हाट का आंसर मेरे को मिलता है पेन से। तो पेन मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? पेन मेरा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। अब मैं देखता हूं दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। जब डायरेक्ट मिल गया तो इनडायरेक्ट तो यही होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दो ही हैं, वर्ब के बाद आ रहे हैं, यही दोनों हैं, ऑब्जेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहचान क्या है? पहचान है कि मेरे को हुम का आंसर अगर जिस भी ऑब्जेक्ट से मिल रहा होगा वो मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? वो होगा मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो है हुम का आंसर दिखता है कि ही गेव राम अ पेन। उसने राम को एक पेन दिया। उसने क्या दिया? पेन दिया। तो क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था? पेन। क्लियर? उसने किसको दिया? हुम, यानी किसको दिया? राम को दिया। तो राम मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है बात सभी को? ठीक, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से आंसर मिलता है व्हाट का। पेन दिया था, पेन चीज है तो इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम का आंसर देता है। जब आप हुम क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी सेंटेंस से तो आपको मिलता है क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि है यहां पर राम। और देख लेते हैं, और भी इजी कर लेते हैं इसको। मोस्ट ऑफ द केसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक, नॉन लिविंग थिंग होगी आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो अधिकतर होता है लिविंग थिंग, ठीक है। मैं इसको मिटाकर कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिखने जा रहा हूं, उसको भी आप सीखिएगा। तो अब आपको ये पता पड़ गया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है? हमेशा लिविंग होता है। चलिए और एग्जांपल्स ले लेते हैं। रीमा
bought Rajat a watch. He killed a snake with a stick. ठीक, दो एग्जाम्पल्स है मेरे सामने. ठीक, अब देखता हूं मैं क्या है इनका एनालिसिस. इनको हटा देते हैं, ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट हैं. इनको हटा देते हैं, ये दोनों वर्ब हैं. अभी हम केवल ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं. तो यहां पर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट थे, पहला दूसरा, पहला और दूसरा. कोई दिक्कत नहीं है. मुझे ये देखना है डायरेक्ट कौन सा है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा क्या होता है, नॉन लिविंग होता है. नॉन लिविंग क्या है, वॉच. ठीक है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, लिविंग, जो कि हुम का आंसर देता है. ये रहा मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और उसके बाद में दूसरे सेंटेंस में भी यही स्थिति है. मेरे को देखना है कि मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये रहा, और जो लिविंग है वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वो ये रहा. और ये हो गया कौन सा, नॉन लिविंग. ठीक, नॉन लिविंग मेरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, अब मैं भी थोड़ा जल्दी में कंफ्यूज हुआ. क्लियर करता हूं आप लोगों को. कई बार क्या होता है, टंग ट्विस्टर्स आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कर करके. चलिए उसको दूर हटाते हैं. एक बार बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लीजिए कि जो भी ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट लिविंग होगा और हुम का आंसर दे रहा होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. तीसरी तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है वो इनडायरेक्ट है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है यानी सेकंड जो आ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्लियर. चलिए, ये तो हुआ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात. अब इसके बाद बात करते हैं नाउन के तीसरे केस की. तीसरा केस कौन सा है, तीसरा केस है पजेसिव केस. ठीक है. पजेसिव केस क्या होता है, पजेसिव यानी पजेशन, हक, अधिकार. मैं कह सकता हूं किसी भी चीज पर हक जताना. ठीक है, अधिकार जताना, ये सब चीज क्या है, ओनरशिप. ठीक, ओनरशिप हो गई, कोई दिक्कत नहीं है. जब भी ओनरशिप दिखाई जाती है, हक अधिकार जताया जाता है, स्वामित्व बताया जाता है, तब आप किसका यूज करते हैं, आप पजेसिव केस का यूज करते हैं नाउन के. पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. When a noun is used or linked with another noun using an apostrophe, ठीक है, यूजिंग एन एपोस्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी आप जानते होंगे, ऊपर लगता है कोमा. ठीक, इस तरह से. ठीक, एपोस्ट्रॉफी, इट शोज पोजेशन. ठीक है, जब भी अगर कोई भी नाउन ठीक है, इट शोज पोजेशन. मैं भी क्या कर रहा हूं, तो मैं भी थक जाता हूं. तो व्हेन अ नाउन इज यूज्ड और लिंक्ड विद अनदर नाउन यूजिंग एन एपोस्ट्रॉफी, इट शोज पोजेशन. तो वो क्या दिखाती है, पोजेशन दिखाती है. ठीक है, और उसको उस समय माना जाता है इट इज द पोजेसिव केस ऑफ अ नाउन. ठीक है, तो ये नाउन का कौन सा केस कहलाता है, पजेसिव केस. क्लियर. चलिए अब आगे बात करते हैं, पजेसिव केस को और समझ लेते हैं. पजेसिव केस क्या है, एग्जाम्पल सीख लेते हैं. राम्स मदर डिड नॉट अटेंड द फंक्शन. Father's watch is
टू एक्सपेंसिव। रोलेक्स की लाए होंगे या रेडो, ठीक है। और मनन्स कार लुक्स वेरी एक्सपेंसिव। यहां देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, अपरस्ट्रोफी एस, अपरस्ट्रोफी एस, अपरस्ट्रोफी एस, ये तीनों क्या है, नाउन है कि नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना समझने में? नाउन क्या है, ये तीनों नाउन हैं। इन नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर हमने दूसरी नाउन से इनको जोड़ा है, ठीक है। कार, वॉच, मदर जोड़ा है ना। तो जिस भी नाउन में आप लोगों को अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ दिख जाए, वो नाउन जो है वो कौन से केस में कहलाती है, पॉसेसिव केस में कहलाती है। यानी जब भी किसी नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार, ओनरशिप, स्वामित्व, हक, किसी भी भाषा में कह लो, जब हक जताया जाए, अधिकार जताया जाए, ओनरशिप जताई जाए, तो वो नाउन जो है पॉसेसिव केस में होती है। ये नाउन का पॉसेसिव केस कहलाता है। क्लियर है बात सभी को? अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा, एपोस्ट्रोफी एस ही सबसे बड़ी चीज है इसके अंदर। क्लियर? तो ये था आप लोगों के सामने नाउन का पॉसेसिव केस। अब आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अब मैं बात करूंगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। ऑफ अ वर्ब नाउन के लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नाउन, ठीक। कॉम्प्लीमेंट बनकर आता है जब भी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो कि क्या करे, पूरा करे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को पहले समझा देता हूं मैं आपको। अ वर्ड that adds to the information of the subject or object of a sentence is called complement, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में और इंफॉर्मेशन जोड़ दे, यानी उनके बारे में और बातें बताए, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। राम इज अ फेमस डॉक्टर। राम, ठीक है। राम इज अ फेमस डॉक्टर। यहां पर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, राम, ये नाउन का सब्जेक्टिव केस है। फेमस डॉक्टर, अब ये डॉक्टर भी तो एक नाउन है, लेकिन क्या राम और डॉक्टर अलग अलग हैं? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर राम का ही डिस्क्रिप्शन दिया है। तो राम इज अ फेमस डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, राम के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, सब्जेक्ट को। किसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जहां पर हमने अभी डेफिनेशन में समझा, जहां पर कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, वो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहां क्लियर दिख रहा है कि डॉक्टर और राम दोनों एक ही लोग हैं, और ये वर्ड जो है राम के लिए ही आया है। तो ये सब्जेक्ट को जब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये कहलाता है आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कहलाता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, राइट। और ये नाउन जो है राम, ये डॉक्टर जो है, यहां पर कौन सी क्या है, यहां पर कॉम्प्लीमेंट केस में आई है, ठीक है। ये नाउन का कौन सा केस हो गया, कॉम्प्लीमेंट केस हो गया। चलिए ठीक है, और क्या सब्जेक्टिव भी कॉम्प्लीमेंट होता है और कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। क्या होता है, देखिए। वी इलेक्टेड नमन the president।
वी इलेक्टेड नमन द प्रेसिडेंट। तो यहां तो एक वर्ड आ रहा था बाद में जो कि सब्जेक्ट के लिए आ रहा था, यहां पर भी देखते हैं एक वर्ड ये आ रहा है द प्रेसिडेंट, जो कि किसके लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर? क्योंकि हमने क्या कहा है, वी इलेक्टेड नमन, हमने नमन को चुना, द प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट चुना, अपने अध्यक्ष चुना। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट वर्ड जो है वो किसके लिए आया है, नमन के लिए। और नमन कौन सी प्लेस पर आया है, नमन की नाउन का फंक्शन क्या है, नमन खुद एक नाउन है, उसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव केस में आया है ना। तो और ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को, प्रेसिडेंट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। तो ये जो हो गया कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। समझ में आया आप लोगों को, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है बात सभी को, बैठ रहा होगा दिमाग में अच्छी तरह से। तो कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या जो कि किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, उनके बारे में और डिस्क्रिप्शन दे दें। चलिए वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो है वो भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो कि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, तो वो सब्जेक्टिव, जैसा नाम है वैसा काम है। ठीक है, और जो वर्ड किसी भी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इन दो एग्जांपल्स से आपके सामने क्लियर हो रहा होगा। राम इज अ फेमस डॉक्टर, डॉक्टर और राम एक ही हैं, तो डॉक्टर सपोर्ट करता है राम को, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। वी इलेक्टेड नमन द प्रेसिडेंट, यहां पर प्रेसिडेंट जो है वो नमन के लिए आया है और नमन ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, इसलिए ये हो गया ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगली टाइप की ओर। मैं समझता हूं अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठा होगा, मैं पूरा टाइम ले रहा हूं आप लोगों को, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी वीडियो बनाकर सुपरफिशियल वे में आपको समझा दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फंक्शन। अब बात करेंगे अगले टाइप की, केस इन अपोजिशन। ठीक है, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन का मतलब क्या होता है, देखिए अपोजिशन क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। अपोजिशन का मतलब होता है नियर। ठीक है, क्या होता है, नियर, पास में। तो यानी यहां कुछ पास में जरूर है, क्या पास में है समझते हैं। When two nouns are placed one after the another and they refer to one person, place, thing only, then the second noun is said to be in opposition। ठीक है, When two nouns are placed one after the another, जब दो nouns को एक के बाद एक लिखा जाए तुरंत ही, विदाउट कंजंक्शन, कोई जॉइंट कुछ भी ना हो। ठीक है, और दे रेफर टू वन पर्सन, प्लेस और थिंग ओनली, और वो केवल एक ही व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बात करें, एक ही चीज को इंडिकेट कर रही हैं दोनों नाउन मिलके, तो फिर उस केस में देन द सेकंड नाउन इज सेड टू बी इन अपोजिशन। तब उस समय उनमें से जो दूसरी नाउन होगी उसको हम लोग अपोजिशन में बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, लिविंग रूम, the biggest room of the house is well
डेकोरेटेड। ठीक है, यहां देखेंगे क्या हो रहा है सब्जेक्ट में, लिविंग रूम फर्स्ट नाउन है, द बिगेस्ट रूम ऑफ द नाउन, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों जॉइंट हो रहे हैं किसके लिए, एक ही पर्पस के लिए, एक ही प्लेस के लिए। यहां पर एक ही प्लेस के लिए ये दोनों के दोनों जॉइंट हो रहे हैं। तो जो इस केस में ऐसा मामला दिखे आपको कि दो नाउन एक के बाद एक आ जाएं, या एक नाउन और एक नाउन फ्रेज आ जाए, और वो एक ही चीज, एक ही पर्सन या एक ही प्लेस को रेफर कर रही हो, तो उस समय दूसरा वाला जो नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा वो क्या कहलाएगा, केस इन अपोजिशन। समझ में आ रहा है, नियर है इसके, है क्या नहीं है, नियरेस्ट है ये दोनों के दोनों। ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, नरेंद्र मोदी, जाना पहचाना, नरेंद्र मोदी, कॉमा लगाया, द पीएम ऑफ इंडिया will address the nation tomorrow। ठीक है, नरेंद्र मोदी, अब नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, क्लियर, नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया, दो नाउन है, फर्स्ट नाउन ये हो गई, दूसरी नाउन ये हो गई, लेकिन है तो दोनों एक ही, नरेंद्र मोदी ही पीएम ऑफ इंडिया है और पीएम ऑफ इंडिया ही इस समय नरेंद्र मोदी है, तो एक ही पर्पस के लिए आई है। तो दूसरी वाली नाउन क्या कहलाएगी, केस इन अपोजिशन। समझ में आ रहा है ना, दूसरी वाली नाउन कहलाएगी केस इन अपोजिशन। एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां पर डेफिनेशन को मिटाकर, Ram's father, Mr. Suresh, is a big businessman। ठीक है, राम्स फादर मिस्टर सुरेश, राम्स फादर मिस्टर सुरेश, दोनों एक ही है ना, राम के पिता का नाम ही मिस्टर सुरेश है, तो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए इसका यूज किया। तो यहां पर एक नाउन क्या हो गई, राम्स फादर, दूसरी हो गई सुरेश। ठीक है, तो सुरेश दूसरी नाउन होने की वजह से केस इन अपोजिशन कहलाएगी। अब इससे हमको एक चीज और पता चलती है कि अगर एक के बाद एक दो नाउन रखी गई हो और वो नाउन क्या कहते हैं, उनमें से दूसरी नाउन जो है पहली वाली के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, तो उस समय वो नाउन केस इन अपोजिशन कहलाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आखिरी जो इसका टाइप होता है, आखिरी जो केस होता है नाउन का, उसको शुरू करते हैं, उसको समझते हैं। चलिए, आखिरी केस है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस का मतलब होता है व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू एड्रेस समथिंग और समवन। ठीक है, जब कोई भी नाउन किसी चीज को या किसी पर्सन को एड्रेस करने के लिए यूज की जाए, ठीक है, तो वो वोकेटिव केस में होती है। ठीक है, इट इज सेपरेटेड विद अ कॉमा। ठीक है, इसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ये कैसे होती है, देखिए, जिम, कॉमा लगाया, आर यू मैड, Jim, are you mad? Rahul, you forgot your keys. Nitin, are you coming to the concert tonight? Nitin, are you coming to the concert tonight?
तो यहां पर आप देखेंगे तो सेंटेंस की शुरुआत कहां हो रही है, यहां जिम, राहुल, नितिन, इनके बाद लग रहा है कोमा, उसके बाद आ रहे हैं आपके सेंटेंस। ठीक है, ये सब के सब नाउन जो है एड्रेस करने के लिए ही यूज किए जा रहे हैं। जैसे हम मोरे और आपके बीच में होता है, कैसे, अरे मनीष तुम मेरा सामान लाना भूल गए, तो मैंने मनीष बोला, मैंने एड्रेस किया। जब भी किसी की अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी भी नाउन को बोलकर एक पॉज लिया जाए फिर अपना स्टेटमेंट बोला जाए, तो वो पॉज से पहले वाली नाउन जो होती है वो कहलाती है वोकेटिव केस ऑफ अ नाउन। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ऐसा नहीं है वोकेटिव केस केवल शुरू में ही हो, ये एंड में भी हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। You forgot to wish me, अनिल तुम मुझे विश करना भूल गए। अनिल, अनिल तुम मुझे विश करना भूल गए, तुम मुझे विश करना भूल गए अनिल। तो ये जो नाउन्स हैं जो एड्रेस कर रही हैं किसी को बुलाने के लिए, किसी की अटेंशन पाने के लिए, वो नाउन कहलाती हैं वोकेटिव केस ऑफ अ नाउन। तो ये थे दोस्तों आपके सामने नाउन के केसेस, नाउन के फंक्शन। मैंने आपको सारे के सारे फंक्शंस विद एग्जांपल समझाए, क्योंकि नाउन को, केवल नाउन को पढ़ना ही जरूरी नहीं है, उसके फंक्शंस को जानना भी उतना ही जरूरी होता है। खास तौर पर आपके 10th, 12th, 11th और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में, एडिटिंग ओमिशन में, स्पॉटिंग एरर में आपको देखना पड़ता है कि ये सही फंक्शन वाली नाउन रखी है या नहीं रखी है। तो ये आपकी बहुत 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 हेल्प करेगा। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस इट ऑन ऑल वीडियोस, जिससे आपको सारे के सारे वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। एंड डू शेयर इफ यू लाइक इट। ओके, तो आज के वीडियोस में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट ऑफ स्पीच के साथ। बाय बाय।